नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब में। मैं कैलाश चौधरी और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अब शुरू करते हैं हम। मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, राणा हमीर से पढ़ना शुरू करना है। हमारा सबसे बड़ा राजवंश है। इसके बाद तो वैसे भी कोई इतिहास में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। राकेश यादव, आशा शक्तावत, अभिषेक, हाँ जी बिल्कुल, सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? विनोद मेघवंशी, जय हिंद बेटा, जय हिंद। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राणा हमीर से। हमीर के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी? राणा हमीर, पहला शासक जिनके नाम के आगे राणा लग रहा है। अब तक अपन ने मेवाड़ में किसी शासक के नाम के आगे राणा या महाराणा नहीं लगाया है, लेकिन ये पहले शासक थे जिनके नाम के आगे क्या लगाया गया है प्यारे साथियों? तो राणा या महाराणा। इनका शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल था 1326 और 1326 से 1364। 1326 से बेटा 1364 तक अपने राणा हमीर का क्या माना जाता है? शासनकाल। देखो राणा हमीर के बारे में सारी बातें अपन समझते हैं। बिल्कुल रवि नमस्ते, दौलत जी नमस्ते। हाँ, दौलत राम जी, जयपुर में बीमारी है या बीमारी का बाप फैल रहा है पता नहीं, लेकिन गला वला सब कुछ जाम हो रखा है, हालत खराब चल रही है। राणा हमीर के बारे में देखो बेटा, पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बातें समझाता हूं। देखो राणा हमीर मेवाड़ के पहले शासक जिनके नाम के आगे क्या लगाया गया बेटा? राणा लगा हुआ है। इनके नाम के आगे क्या लग रहा है? राणा। इन्हीं को कहा गया है रसिक प्रिया का टिक्का और गीत गोविंद में वीर राजा। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको कहा था प्रबल हिंदू शासक। कर्नल जेम्स टोड ने इनको प्रबल हिंदू शासक की उपाधि दी थी। राणा हमीर पहले शासक थे जिन्होंने मेवाड़ जो दो भागों में बटा हुआ था उसको एक करने का काम किया था। और इन्हीं को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, और इन्हीं को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। एक प्रशस्ति जिसका नाम सुना होगा प्यारे साथियों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको बताया गया था विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट परिस्थिति में शेर के सम्मान, युद्ध में शेर के सम्मान। इनको बताया गया है कि जब भी लड़ाई होगी तो हमारे राणा हमीर वीर योद्धा की तरह वहां रणभूमि में टूट पड़ते थे। जब ये मेवाड़ की तरफ चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया था तब उस समय मेवाड़ के एक राजा हुआ करते थे बनवीर। आप कहोगे कि सर आपने कहा था मुच्छाला मालदेव को सौंप के गए, तो ये बनवीर कौन था? तो मुच्छाला मालदेव का चिंटू, और उसका नाम था बेटा बनवीर। और बनवीर जो है, बनवीर के शासन, बनवीर जब यहां का राजा था तब इन्होंने अटैक किया और इन्होंने अपने जीवन काल में 26 युद्धों को जीता था। इसलिए इनको कहा जाता है 26 युद्धों का विजेता। राणा हमीर सबसे ताकतवर राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हाँ, सारी मिल जाएगी। विषम घाटी पंचानन, सारी बातें आएगी, सारी बातें। बस आप एक बार इनको पूरे मनोवेग के साथ समझने का प्रयास कीजिए। राणा हमीर को सबसे पहले इनको कहा जाता है सिसोदिया वंश का संस्थापक। इनको क्या कहते हैं बेटा? सिसोदिया वंश का संस्थापक। आप कहोगे कि सर सिसोदिया वंश का संस्थापक तो अपन राहब को कहते हैं। बिल्कुल, सिसोदिया वंश का संस्थापक राहब को कहते हैं। सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। मेवाड़ जो दो भागों में बटा था अपने रण सिंह या कर्ण सिंह के टाइम, उसको इन्होंने एक कर दिया था। मेवाड़ जो दो भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित था, विभाजित था, उसे एक किया। उससे बेटा इन्होंने क्या किया था? उसे एक किया। याद रखना, जो अपने मेवाड़ जो है बेटा, मेवाड़ दो भागों में बढ़ चुका था। एक हमारे राणा शाखा थी और एक अपने रावल शाखा थी। इस राणा शाखा और रावल शाखा को इन्होंने क्या कर दिया था? एक करने का काम किया था। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा बेटा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये जो है गद्दी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। ये किनके लिए कहा? तो इनके लिए कहा था। बनवीर ने तो राजा विक्रमादित्य की हत्या की। हां देशराज, वो बनवीर अलग है और यहां पर जो बनवीर था वो बनवीर अलग था। मालदेव, मुच्छाला जो मालदेव था, उस मुच्छाला मालदेव का पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। तो याद रखना बेटा, मुच्छाला मालदेव, मुच्छाला मालदेव के पुत्र
मुच्छला मालदेव के पुत्र बनवीर का वध कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। वो बनवीर अलग है जो आप कह रहे हो ना, वो बनवीर अलग है। वो बनवीर आगे आएगा जो पन्ना अध्याय के टाइम पढ़ेंगे, राणा उदय सिंह के टाइम पढ़ेंगे, उस बनवीर की भी अपन बातें करेंगे, लेकिन वो बनवीर अलग होगा। तो सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ जो 2 भागों में विभाजित था उसे एक किया। मुच्छाला मालदेव या मालदेव सोनगरा को के पुत्र बनवीर को पराजित कर इन्होंने मेवाड़ पर पुनः अधिकार करने का काम किया था। बिल्कुल अजय सिंह, कनिका, बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे देखिएगा, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार ये जानकारी मिलती है। ये जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो रणकपुर प्रशस्ति बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि जानकारी रणकपुर प्रशस्ति से प्राप्त, यानी कि इन्होंने बनवीर को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया था, उसकी जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो वो जानकारी हमें मिलती है बेटा रणकपुर प्रशस्ति से, वो जानकारी मिलती है। फिर अपने इसके बारे में देखिएगा, इनका 2 उपनाम मिलते हैं। एक मिलता है विषम घाटी पंचानन, एक मिलता है बेटा इनका मेवाड़ का उद्धारक। जैसे ही मेवाड़ का उद्धारक आता है, लोग महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले भामाशाह की तरफ चले जाते हैं। भामाशाह को बेटा मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, लेकिन उनको मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ के उद्धारक अपने राणा हमीर कहलाते हैं। तो इनका एक नाम तो है बेटा मेवाड़ का उद्धारक। और इनको मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा गया? तो इन्होंने मेवाड़ जो 2 भागों में बटा था, उस मेवाड़ को इन्होंने एकजुट करने का काम किया। इसके अलावा बेटा आपात परिस्थिति में इन्होंने मेवाड़ को संभाला, इसलिए इनको कहा जाता है। तो यह बात अपने याद रखनी है। आपात स्थिति में मेवाड़ को संभाला। अपने से पूछ लिया जाए कि आपात स्थिति में मेवाड़ को किन्होंने संभाला? तो आपात स्थिति में मेवाड़ को संभालने का काम किया था राणा हमीर ने। इसके अलावा इनको और क्या कहा जाता है बेटा? तो इनको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, और विषम घाटी पंचानन नाम इनको क्यों दिया गया है? तो विकट परिस्थिति में शेर के सम्मान, यानी कि जब भी ये रणभूमि में टूट पड़ते थे तो ऐसे लड़ते थे जैसे कोई वीर योद्धा, कोई शेर रणभूमि में आ गया हो। तो विकट परिस्थिति में शेर के सम्मान, क्योंकि अच्छे जब भी विकट आता है, समस्या आता है तो बिखर जाते हैं, लेकिन वो वीर योद्धा होते हैं जब विकट परिस्थिति में जो है अपने आप को संवार लेते हैं, बिखरते नहीं हैं और अपने आप को और मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हैं। वो काम किया था इन्होंने, विकट परिस्थिति में शेर के सम्मान। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है बेटा? तो ये जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राणा कुंभा के टाइम इनका खूब वर्णन किया गया। राणा कुंभा के टाइम अपने राणा हमीर का खूब वर्णन किया था। सर मेवाड़ के पितृहंता कौन है? बेटा मेवाड़ का पितृहंता अपन आगे पढ़ेंगे। मेवाड़ के पितृहंता अपन पढ़ते हैं 2 राजाओं के बारे में। इनमें मेवाड़ के पितृहंताओं में हमें मुख्य रूप से जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी देखो मेवाड़ का पितृहंता कुंभा की हत्या करने वाले को ही ज्यादा सही माना जाता है। उनकी हत्या करी थी उदा या उदय सिंह, इसलिए उदा या उदय सिंह को ही ज्यादातर मेवाड़ का पितृहंता बताया जाता है। इसके अलावा अपने संग्राम सिंह के टाइम भी मिलता है, लेकिन अपने याद रखना जगदीश कि कुंभा जो है, कुंभा की हत्या करने वाला उनका बेटा उदा जो है, उसे मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो अपने। सर किसने कहा, क्या किसने कहा देशराज? आप मेरे को समझ में नहीं आया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको यह जानकारी मिलती है। आगे देखेगा बेटा, एक बात मैं नोट डाल के यहां और लिख देता हूं कि मेवाड़ का दूसरा उद्धारक, यह भी अपने को याद रखना, मेवाड़ का दूसरा उद्धारक। और मेवाड़ का जो दूसरा उद्धारक कहते हैं बेटा, वो कहते हैं भामाशाह को। और भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, और महाराणा प्रताप की सहायता करने के कारण इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा गया था।
फिर देखिए बेटा, इनको वीर राजा कहा गया था, और वीर राजा की उपाधि इनको क्यों दी गई थी, तो वो महत्वपूर्ण है। वीर राजा की उपाधि आपने एक तो नाम सुना होगा, गीत गोविंद, वह रसिक प्रिया का टीका, यह भी कुंभा के टाइम की रचना है, रसिक प्रिया में कहा गया है। ये दोनों जो है राणा कुंभा की रचनाएं हुआ करती है, गीत गोविंद और रसिक प्रिया में कहा गया। इनको क्या कहा गया उन दोनों में, तो इन दोनों में इनको वीर राजा कहा गया है। प्रबल हिंदू शासक, और प्रबल हिंदू शासक किन्होंने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड। तो देखिएगा बेटा, आप लोगों को ये सारी जानकारी एक साथ तो कहां मिलेगी, लेकिन सारी बातें याद रखना। प्रबल हिंदू राजा, और प्रबल हिंदू राजा का जो नाम दिया है ये दिया था कर्नल जेम्स टोड। तो याद रहनी चाहिए सारी बातें, ये सारी बातें अपने दिमाग में फिट कर लेना। मेवाड़ का उद्धारक, आपात स्थिति में मेवाड़ को संभाला, इसलिए इनको क्या कहा गया था, इनको कहा गया था मेवाड़ का उद्धारक। विषम घाटी पंचानन इनको क्यों कहा गया था, तो विकट परिस्थिति में ये शेर के सम्मान हुआ करते थे, इसलिए इनको जो है क्या कहा गया बेटा, तो इनको कहा गया था कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचायन। मेवाड़ का दूसरा उद्धारक किनको कहा जाता है, तो मेवाड़ का दूसरा उद्धारक जो कहा जाता है बेटा, वो कहा जाता है भामाशाह को। हां, इनको मेवाड़ का उद्धारक किन्होंने कहा, तो ये इतिहासकारों में प्रचलित हुआ था। कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति एक ही है? नहीं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों अलग है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति हमारे राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में लिखी गई थी, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या फिर अपन एक बात और कह सकते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को ही अपन और क्या कहते हैं बेटा, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का एक नाम और दिया जाता है, इससे कहा जाता है विजय स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति, ये जो दोनों नाम है, ये दोनों नाम अलग है। ये लिखा गया कवि अत्रि और कवि महस के टाइम। तो मेवाड़ का इनको क्या कहते हैं, दूसरा उद्धारक, और मेवाड़ का दूसरा उद्धारक किनको कहते हैं बेटा, भामाशाह को। और मेवाड़ का जो पहला उद्धारक कहा जाता है वो कहा जाता है राणा हमीर को। बाकी वीर राजा की उपाधि गीत गोविंद और रसिक प्रिया का टिक्का नामक ग्रंथ हुआ करते हैं, ये दोनों ग्रंथ कुंभा के हैं। और प्रबल हिंदू राजा इनको किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको प्रबल हिंदू राजा की उपाधि दी। तो अपने देख लीजिएगा इनको क्या क्या कहा गया, तो सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ जो दो भागों में विभाजित था उसको एक करने का काम किया। मुछाला मालदेव, जो अपन ने पढ़ा था कि खिज्र खाका जो अपने अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, वो इनको मुछाला मालदेव को चित्तौड़ का किला सौंप के गए। मुछाला मालदेव के बाद इनका चिंटू यानी इनका पुत्र बनवीर राजा बना था, लेकिन राणा हमीर ने कहा कि हमारे पूर्वजों की जमीन, हमारे पूर्वजों का किला तुम कैसे बन सकते हो। अपने ऐसे मानिएगा कि आपके कोई रिलेटिव है, अपने परिवार में कोई बड़े आदमी है, और बड़े आदमी की मृत्यु हो जाए, जीवना अपन करें और जमीन किसी और को खाने देंगे क्या, नहीं खाने देंगे। वैसे ही जो है बेटा, मुछाला मालदेव के पुत्र बनवीर के रेपटे मार मार के यहां से भगा दिया गया था, और ये बन जाते हैं, मुछाला मालदेव को यहां पराजित कर दिया जाता है। सर, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही मान सकते हैं? हाँ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक ही हुआ करती हैं। विजय स्तंभ कीर्ति, आपने देखो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों एक ही हैं। कवि अत्रि और कवि महस ने वो लिखा था, उसको अपन एक ही मान सकते हैं। बिल्कुल। तन्वी पारिक, बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा। अब अपने आगे देखेगा और अपने को क्या क्या बातें इनके बारे में याद रखनी है, तो इनके बारे में अपने को राणा हमीर के बारे में महत्वपूर्ण बातें और याद रखनी। इनके टाइम एक मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सिंगोली का युद्ध। और सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को दुड़ा दुड़ा के मारने का काम किया था किसने, राणा हमीर ने। तो याद रखना बेटा, सिंगोली का युद्ध। हालांकि इस युद्ध की डेट का थोड़ा अभाव मिलता है, सिंगोली का युद्ध जो है, इस युद्ध की डेटें अलग अलग मिला करती हैं। तो देखिएगा बेटा, सिंगोली का युद्ध, और इस युद्ध में इन्होंने क्या किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को युद्ध में पराजित किया। याद रखना बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक को युद्ध में इन्होंने पराजित किया था। और किस युद्ध में पराजित किया, तो अपने सिंगोली के युद्ध में पराजित किया था। राणा हमीर के पापा आरी सिंह, राणा हमीर के पापा का नाम आरी सिंह था बेटा। चलो ये मेरे ध्यान से निकल गया था, आरी सिंह मैं बताना भूल गया था, पराजित किया। तो ये थोड़ी सी बात याद रखना, कौन से युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में। और ये सिंगोली वर्तमान कहां पर हुआ करता है बेटा, सिंगोली एमपी में हुआ करता है। इस सिंगोली जो है वर्तमान पूछ लेगी ये सिंगोली कहां पे है, तो सिंगोली एमपी में है।
और यहां पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने युद्ध में पराजित किया था। ठीक है बेटा, यहां तक सभी को समझ में आ गई बातें। आगे देखिएगा, इन्होंने जो है एक मंदिर बनाया था उदयपुर में, अन्नपूर्णा माता का मंदिर। उदयपुर में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। सॉरी बेटा, उदयपुर में नहीं, सॉरी, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। और ये अन्नपूर्णा माता का जो इन्होंने मंदिर बनवाया था, इस मंदिर की जानकारी हमें कहां से मिलती है बेटा? तो इस मंदिर की जो जानकारी है वो मोक्कल जी के शिलालेख से मिलती है। इसकी जो जानकारी है बेटा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जानकारी मोक्कल के शिलालेख से, मोक्कल के शिलालेख से। चलो ठीक है, बिल्कुल 1336 में सिंगोली जो है, हाँ, देशराज राणा हमीर की मम्मी का नाम बेटा, इनकी मम्मी का नाम नहीं मिलता है, इनके पापा का नाम आरी सिंह मिलता है। इनके पापा का नाम चाहो तो यहां लिख सकते हैं कि इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम आरी सिंह था या अरी सिंह था। इनकी मम्मी का नाम मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो इसकी मम्मी का नाम मैं तुक्का ना मारू, तुक्का ना मार सकता हूं। अच्छा 1336, चलो हमारे एक फर्स्ट ग्रेड के हैं दौलत राम जी, वो कह रहे हैं इसका जो ना 1336 में ये युद्ध हुआ था। चलो मेरे को थोड़ी सी डेट में थोड़ा और कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी अगर ये 1336 है तो और देख लेंगे, 1336 में युद्ध हुआ था। बाकी इन्होंने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनाया बेटा? अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया था जी। ठीक है बेटा, ठीक है। और कोई जानकारी, और कुछ पूछना है अपने हमीर के बारे में? हमीर के बारे में ये सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है अपने को इनके बारे में कि इन्होंने जो है, इन्होंने अपने जिलवाड़ा, और जिलवाड़ा उदयपुर, जिलवाड़ा वर्तमान अपने राजसमंद में हुआ करता है। पहले ये उदयपुर रियासत का भाग था, वर्तमान जिलवाड़ा अपने से पूछ लिया जाए तो वर्तमान ये जिलवाड़ा कहां पर है बेटा? वर्तमान जिलवाड़ा अपने राजसमंद में हुआ करता है। तो यहां के एक व्यक्ति को, राघव को इन्होंने युद्ध में पराजित किया। तो एक बात और याद रख लेना, जिलवाड़ा के सरदार राघव को युद्ध में पराजित किया। जिलवाड़ा के सरदार राघव को युद्ध में पराजित किया। अब देखो इसके बाद अपने को क्या बातें याद रखनी है, तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगला राजा आता है राणा खेता। इसका नाम ही खेता, और ये काम ही कहां करता था? खेता में काम करता था। राणा खेता, राणा खेता के बारे में देखिएगा। हाँ, अगर कहीं मिल जाए मम्मी का नाम तो क्या ही है, सारी मम्मियां पप्पा नहीं पूछा जाता है, जो इंपोर्टेंट होते हैं उन्हीं के मम्मी पापा पूछे जाते हैं। इनका शासनकाल बेटा 1364 से, इनका शासनकाल माना जाता है 1364 से लेकर 1382। इनका शासनकाल क्या है बेटा? तो 1364 से 1382। इन्होंने अपने जीवन में कौन सा बड़ा काम किया? तो इन्होंने अपने जीवन में दो बड़े काम किए। तो एक तो इन्होंने बूंदी पर आक्रमण किया था, और जब बूंदी पर आक्रमण किया उस समय बूंदी के राजा हुआ करते थे लाल सिंह जी। तो बूंदी के राजा लाल सिंह पर इन्होंने अटैक किया। तो एक बात तो अपने को याद रखनी बेटा कि बूंदी के शासक लाल सिंह से युद्ध किया। बूंदी के शासक लाल सिंह से युद्ध किया। बूंदी के शासक लाल सिंह से इन्होंने युद्ध किया था, और लाल सिंह से युद्ध किया था जिसमें लाल सिंह को इन्होंने पराजित कर दिया था। इसके अलावा दिलावर खां गोरी को इन्होंने मेवाड़ मालवा संघर्ष में पराजित किया था। एक नाम मिलता है दिलावर खां, दिलावर खां, दिलावर खां को मेवाड़ मालवा संघर्ष में पराजित किया। मेवाड़ मालवा संघर्ष में पराजित किया।
ये एक बात अपने इनके बारे में और याद रखनी कि इन्होंने दिलावर खां को क्या किया था बेटा, मेवाड़ मालवा संघर्ष में पराजित किया था। ये दोनों बातें याद रखनी। बड़ा आदमी हूं, चाचा और मेरा यहां नहीं आएंगे, चाचा और मेरा अपने मोकल के टाइम आएंगे। अभी चाचा मेरा का यहां पर कोई संबंध नहीं है। चाचा और मेरा राणा कुंभा के चचेरे भाई होंगे, सॉरी मोकल के चचेरे भाई होंगे, उनको अपन देखेंगे वहां पे। तुम किसको कहां जोड़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हा? बेटा जगदीश आने तो दो, मेवाड़ के इतिहास मैंने अभी शुरू किया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं खेता, मैं पढ़ा रहा हूं राणा लाखा, और तुम पहले पूछ रहे थे कि मेवाड़ का पितरन था। कोई बात नहीं, बता दिया। अब चाचा और मेहरा का इनसे कोई संबंध ही नहीं है, ये दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी लगते थे। अब बता क्या बताऊं मैं, है? खेता, खेता के बाद लाखा, लाखा के बाद मोकल, मोकल की हत्या करेंगे। इतना दूर का रिलेशन या क्या बताएंगे? क्या एग्जाम वाला ये पूछेगा कि बताओ वो दादाजी के दादाजी लगते थे, इतना पूछा जाएगा क्या एग्जाम में? या जहां लिंक बनेगा बेटा वहां चीजें बताई जाएगी, जहां लिंक बनेगा वहां मैं आपको चीजें समझाऊंगा। यहां मैं चाचा और मेरा का क्या ही समझाऊं आपको? जब वो मोकल की हत्या करेंगे, मोकल की हत्या करेंगे तो अपन बात करेंगे इन्होंने मोकल की हत्या क्यों की, ये क्या संबंध था। जहां संबंध जुड़ेगा वहां तो संबंध जोड़े। मैं आपके दादाजी के बारे में पढ़ा रहा हूं और आप जो है अपने पोते पोती का या अपने आपके अंकल जी के लड़के के पोता पोती के बारे में पूछेंगे तो बता पाएंगे क्या? दो बातें याद रखनी बेटा, एक तो अपने दिलावर खां को मेवाड़ मालवा संघर्ष में पराजित किया, और एक बूंदी के शासक लाल सिंह से इन्होंने युद्ध किया। हालांकि ये युद्ध में कोई ज्यादा परिणाम नहीं निकला, लेकिन फिर भी अपने से ये बात पूछ ली जाती है, तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब देखो बेटा राणा लाखा, और राणा लाखा को कहा जाता है राणा लक्ष्य सिंह, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इनका शासनकाल 1382 से 1421, सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है राणा लाखा का शासनकाल। और राणा लाखा का शासनकाल माना जाता है 1382 से 1421। इनका खूब लंबा शासनकाल रहा था। हाँ जी बिल्कुल शिवलाल, हाँ धनरूप लवंशी सर, रीट के लेवल सेकंड में इकोनॉमी ऐड कर रखी हैं जो सिलेबस में नहीं है हमारे। किसने कहा सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में इकोनॉमिक्स हो गए, जो टॉपिक ही डाल रखे होंगे बेटो। फिर भी मैं एक बार चेक करा लूंगा, निश्चिंत रहिएगा। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, राणा या लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में देखो बेटा। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह जैसे ही राजा बने, इनके बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो इनको लाखा कहते हैं क्यों है, इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो इनका सबसे लंबा शासनकाल 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा था। इतना लंबा शासनकाल माना जाता है इनका। तो मेवाड़ के इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल अगर किसी राजा का रहा है तो वो राणा लाखा का रहा था। ये राजा बने 1382 में, और राजा बने थे तभी इनके शासनकाल में एक पिच्छू नाम का बंजारा व्यक्ति था। उस पिच्छू बंजारे के एक बेल था, बड़ा सुंदर बेल था, उस बेल की मृत्यु हो जाती है। तो उस पिच्छू बंजारे ने अपने बेल की याद में इनके शासनकाल में 1387 ईस्वी में एक पिछोला झील का निर्माण कराया, और वो पिछोला झील अपने उदयपुर में हुआ करती है। तो पिछोला झील का निर्माण किसने कराया बेटा? पिच्छू बंजारे ने करवाया। कहां है ये पिछोला झील? तो ये उदयपुर में है। और किस शासक के टाइम कराया? तो अपने राणा लाखा के टाइम। पहले अपन राणा लाखा के बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं कि इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने कहां पर ब्याह किया था, इन्होंने ब्याह करने के बाद क्या हुआ था। तो देखो इन्होंने सबसे पहले तो बेटा हाड़ी रानी से ब्याह किया था। राजा बन गए तो राजा बनते अपना क्या काम होगा? पहला हाड़ी रानी से ब्याह कर लिया। हाड़ी रानी से ब्याह करके राणा लाखा अपने कहां लेकर के आ गए? तो हाड़ी रानी से ब्याह करके ये जो है मेवाड़ लेकर के आ गए थे। अब अपनी पत्नी से दोनों बातें चित्ते करे। पत्नी को कहा कि देख जामुनिया घूम के अपना चित्तौड़ का किला कैसा लग रहा है। पत्नी पूरे चित्तौड़ में घूमी, घूमने के बाद कहा कि मजा नहीं आया। अब मजा नहीं आया मतलब क्या कहना चाहती है बावड़ी कि चित्तौड़ का किला तो अच्छा है पर इतना मजा नहीं आया। उन्होंने कहा मतलब हमारा किला अच्छा नहीं है? और नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आपका किला अच्छा है लेकिन हमारे बूंदी जैसी बात नहीं है। राणा लाखा की अत्ता माजी सटकली। राणा लाखा ने कहा यह बात कैसे हो सकती है? राणा लाखा ने कहा कि यह बात कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा यह बात ऐसी है
कि उन्होंने कहा मतलब कि उन्होंने कहा कि देखो ये जो है ना आपका चित्तौड़ का किला कितना ही सुंदर है, लेकिन हमारे बूंदी की होड़ नहीं कर सकता। राणा लखन कहा यार गजब कर रहा है, तू मुझे कह रही कि हमारे बूंदी की होड़ नहीं कर सकता, हमारे चित्तौड़ के किले के लिए तुम्हारी बूंदी में क्या खास बात है? उन्होंने कहा हमारा बूंदी का तारागढ़ इतना सुंदर, लड़की को भले महलों में ले जाया जाए लेकिन पियर से तुलना की जाए तो वो अपने पियर की बढ़ाई करेगी, वो कभी ससुराल की बढ़ाई करे ना। राणा लाखा ने कह दिया अगर तुम्हारा किला इतना सुंदर है तो मैं आज ही इस्तेनाबूत कर दूंगा। इतने में उनकी हाड़ी रानी ने कहा कि इतने फाटो मत, फड़फड़ मत करो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। राणा लाखन का मुझे चेतावनी। राणा लाखन अपने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि अपनी सेनाएं तैयार की जाए और अब हम करेंगे बूंदी के तारागढ़ पर चढ़ाई। और सेनापतियों ने कहा कि राजा जी दिमाग खराब है क्या, अभी तो आप ब्याह करके आए हो परसों के दिन, अभी तो हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, आप बूंदी पर आक्रमण करने की बात कर रहे हो? हाँ हम बूंदी पर चढ़ाई करेंगे। उन्होंने बात तो बताओ क्या बात है? कि मेरी हाड़ी रानी कह रही है कि बूंदी का किला ज्यादा सुंदर है और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे चित्तौड़ से कोई सुंदर किला हो, अटैक होगा अब उन पे। मैंने मेरी पत्नी के सामने शपथ ले ली। क्या शपथ ली? कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ को नहीं जीत लेता तब तक पानी नहीं पीऊंगा, तब तक खाना नहीं खाऊंगा, पगड़ी धारण नहीं करूंगा। उन्होंने कहा लाखा जी एक बात बताओ, बूंदी यहाँ पास में तो है नहीं, वहां अटैक करने में हमें समय लगेगा और वहां पर अपन बूंदी पर अटैक कर भी देंगे, क्या गारंटी कि हम किला जीत जाएंगे? फिर लाखा और सामंतों ने कहा फिर बताओ क्या बात करें, क्या करें? उन्होंने कहा कि आप ऐसी संपत्ति क्यों लेते हो? फिर बाद में भी सामंतों ने समझाया उनको, कहा चलो हम एक काम करते हैं, नकली बूंदी का तारागढ़ बनाते हैं और उस नकली किले को जीतने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बनाओ। तो फिर बाद में नकली तारागढ़, नकली किला बनाया गया था, तिलस्मी किला बनाया गया था और उस नकली किले को जीतने का प्रयास किया गया था। और वो जो नकली किला जीतने का प्रयास किया, उस नकली किले को किन्होंने जीता? तो राणा लाखा ने। जैसे उस नकली किले को जीतने के लिए गए, तब भी पहले क्या होता था बेटा, लड़की आती थी तो उस लड़की के साथ उनका भाई भी आता था पहले शादी के साथ, ताकि उस लड़की का वहां मन लगे नहीं लगे तो कुछ दिन वहां रह लिया करता था। तो उसके भाई हुआ करता था कुंभकर्ण हाड़ा, उनको जानकारी मिली कि मेरे जीजाजी ऐसे नकली का तारा का किला बना करके, तारागढ़ बना करके जीतने जा रहे हैं, भले वो किला नकली हो लेकिन हमारा तो है ही वो किला। उनका हम ऐसे किले को कैसे जीतने देंगे? उन्होंने तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिया कि इस तारागढ़ को हम नहीं जीतने देंगे, तारागढ़ को नहीं जीतने देंगे। तो वो जैसे राणा लाखा विशाल सेना वेना तैयार करके तारागढ़ को जीतने के लिए जा ही रहे थे, पूरा डेकोरम बना करके नकली मिट्टी के किले को, अंदर से राणा लाखा उस किले को जीतने के लिए तीर चलाने लगे और उधर से जो है अंदर से कुंभकर्ण हाड़ा ने पहले ही तीर चला दी जीजाजी पे, जीजाजी का आंख वांख फोड़ दी, जीजाजी का माथा वाता फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या है, कौन है अंदर? पता चला तो वो एक छोटा सा बच्चे को पकड़ के लाए कुंभकर्ण हाड़ा। उसने कहा जीजू आप हमारे होते हुए इस किले को नहीं जीत सकते हो, भले ये किला आपके लिए नकली किला हो लेकिन आप इसको तारागढ़ बनाकर जीत रहे हो और हमारे होते हुए आप इस किले को नहीं जीतोगे। उन्होंने कहा चिंटू तू हट जा यार, साला ऐसे मत कर। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे किला जीतने दे। उन्होंने नहीं ऐसे कैसे जीत जाओगे, हमारे खड़े होते हुए देखा, आप इस किले को जीत के बताओ। फिर बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और एक कहावत बनी, नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई। वो किसके काल में हुई? अपने राणा लाखा के काल में। इस राणा लाखा के दो आश्रित दरबारी हुआ करते थे, एक का नाम था जोटिंग भट्ट, एक का नाम था बेटा धनेश्वर भट्ट। तो जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट किनके दरबारी थे? तो वो भी अपने राणा लाखा के दरबारी हुआ करते थे। अब इनके हाड़ी रानी के साथ अच्छा वैवाहिक संबंध चला, तो अच्छा संबंध चला तो इनके एक चिंटू हुआ था, चिंटू का नाम था कुंवर चुंडा या कुंवर चूड़ा, हालांकि चुंडा ही कहते हैं और उसी चुंडा के वंश चुंडावत कहलाए। तो कुंवर चुंडा इनका पुत्र हुआ करता था। कुंवर चुंडा धीरे धीरे आपका जितना बड़ा होता जा रहा है, अब कुंवर चुंडा बहुत बड़ा हो गया तो कुंवर चुंडा के लिए भी रिश्ते विश्ते आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक और चीज याद रखना बेटा, इनके शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी की खानें मिल जाती हैं और जावर उदयपुर में जब चांदी की खानें मिल गई तो राणा लाखा ने चांदी बेच बेच के लाखों रुपए कमा लिए। घर वालों ने नाम ही रख दिया क्या? लाखा। तो राणा लाखा और राणा लाखा ने जावर उदयपुर में चांदी की खानें इसी के साइम टाइम ढूंढी थी। तो दो चार बातें मैं पहले लिख देता हूं। मेवाड़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे। मेवाड़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे। कौन थे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले? राणा लाखा। और क्या बात याद रखनी? तो इनके शासनकाल में पीछू बंजारा
तेरी बंजारन रसता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे। अभी तुम्हारा बंजारा बिजी है क्या बनाने में, पिछोला झील। तो पिछू बंजारा, इन्हीं का नाम मिलता है बेटा छित्तर बंजारा। दोनों नाम आपको नहीं दिए जाएंगे, कभी ये मत पूछना कि सर दोनों आ गए तो हम क्या करेंगे, दोनों आएंगे ही नहीं। तो पिछू बंजारा या छित्तर बंजारे ने 1387 में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण करवाया और इसी पिछोला झील में अपने नटनी का चबूतरा, और उस नटनी का चबूतरा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिछोला झील में पिछू बंजारे ने इस पिछोला झील का निर्माण कराया। और इनके बारे में अपने को क्या बातें याद रखनी राणा लाखा के टाइम, तो इनके समय जावर उदयपुर में चांदी की खानें मिली। जावर उदयपुर में चांदी की खानें मिली। पूछा जाएगा बेटा जावर उदयपुर में चांदी की खानें किनके टाइम मिली, तो इन्हीं के टाइम जावर उदयपुर में चांदी की खानें मिली। और क्या बातें याद रखनी इनके बारे में, और बातें अपने को ये याद रखनी कि राणा लाखा के टाइम जो है बेटा जावर उदयपुर में चांदी की खानें। फिर याद रखना कि इन्होंने नकली बूंदी के किले को जीतने के लिए, नकली बूंदी के किले को जीतने के लिए, इन्होंने नकली बूंदी के किले को जीतने के लिए कुंभकर्ण हाड़ा से युद्ध किया। कहावत नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई। नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई, ये किस किले के लिए कही जाती है बेटा, ये बूंदी के किले के लिए कही जाती है। आगे देखिएगा बेटा, अब अपने को और क्या क्या बातें याद रखनी है। तो इन्होंने जो है बेटा अपने राणा लाखा की बात करें तो राणा कुंभा ने जो है बदनौर विजय, इन्होंने जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया था बेटा, बदनौर पर आक्रमण किया था और बदनौर को इन्होंने मेवाड़ में मिलाया। इन्होंने बदनौर को मेवाड़ में मिलाया। इनके दो दरबारी हुआ करते थे और इनके दरबारियों के नाम अभी मैंने बताए। इनके दो दरबारी, एक का नाम था बेटा जोटिंग भट्ट और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। जोटिंग भट्ट और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। धनेश्वर भट्ट, तो इन दोनों के नाम भी याद रखने बेटा कि जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किनके दरबारी हुआ करते थे, तो अपने राणा लाखा के। पिछोला झील बनाने में चिड़िया मार का नाम भी पढ़ा जाता है। आप ये ज्योग्राफी वाले सर से पूछ लेना, मैंने ऐसा कोई चिड़िया मार नाम नहीं सुना है। चिड़ियावली नाम सुना है जो अपने सोनारगढ़ के बारे में आता है, तो वहां जरूर सुना है, बाकी इसके लिए बेटा मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। आगे देखो, इनके पुत्र और इनके पुत्र हुआ करते हैं बेटा दो। एक पुत्र का नाम तो था कुंवर चुंडा और इनका जो दूसरा पुत्र हुआ करता है बेटा उसका नाम था राणा मोक्कल। इनके पुत्र कौन कौन थे बेटा, राणा मोक्कल और कुंवर चुंडा। फिर इनकी पत्नियां, पत्नी अपने को दो याद रखनी, एक तो हाड़ी रानी और एक जो नाम मिलता है बेटा वो मिलता है अपने हंसाबाई। तो इनके दो जो है दो पत्नियां हुआ करती थी, एक का नाम हाड़ी रानी और दूसरी का नाम बेटा हंसाबाई। ये भी अपने को इनके बारे में याद रखना मोक्कल के अपने लाखा के टाइम।
और अपने इलाका के टाइम क्या बातें याद करनी है तो देखो बेटा, इनके पुत्र हुआ करता था कुंवर चुंडा। उस कुंवर चुंडा के लिए मेवाड़ जो है, मेवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा राव चुंडा ने रिश्ता भेजा था। राव चुंडा अपनी पुत्री हंसाबाई का रिश्ता भेजा तो नारियल वारियल सारी चीजें भेजी उनके लिए। जैसे ही उन्होंने रिश्ता भेजा और रिश्ता पहुंचा मेवाड़ के दरबार में, राणा लाखा दरबार लगाए हुए बैठा था और उस समय कुंवर चुंडा भी बैठा हुआ था। और जैसे ही वो 5 नारियल अगरबत्ती वगैरह पूरा, अगरबत्ती क्या सॉरी 5 नारियल और वो रिश्ता का चिट्ठी विट्ठी दिखी तो अपने राणा लाखा ने मजाक मजाक में कह दिया कि अब बुढ़ापे में हमारे लिए तो काय का कौन रिश्ता भेजा। तो इतने में उन्होंने पुरोहित जी ने कहा, नहीं नहीं लाखा जी आप घबराओ मत, आप तो बुढ़ापे में मेथी के लड्डू खा रहे हो, आपके लिए तो क्या ही रिश्ता आएगा, ये आपके बेटे कुंवर चुंडा के लिए आया है। यह बात सुनते दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 हा। और ये बात सुनते ही कुंवर चुंडा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा यार मेरे पापा के लिए हंस क्यों रहे। कुंवर चुंडा ने ठान ली कि कुछ भी हो ब्याह अब उस हंसाबाई से मेरे पापा का ही होगा। अब बेटा कुंवर चुंडा जोर जोर से हंसने लगा और कुंवर चुंडा ने कहा कि अब कुछ भी हो जाओ ब्याह हंसाबाई से मेरे पापा का होगा। हंसाबाई की फोटो देखते ही तो भाई साहब राणा लाखा के मन में और लड्डू फूटे। राणा लाखा ने और ही मन में सोचा कि ब्याह कर लूं ब्याह कर लूं ब्याह कर लूं। लेकिन राजपुरोहित जो वो रिश्ता लेकर आए थे पुरोहितन का, नहीं ये रिश्ता हमारे राणा जी जो राव चुंडा जी ने जो भेजा है वो कुंवर चुंडा जी के लिए भेजा है, न कि लाखा जी आपके लिए। जब ये बात वापस राव चुंडा को पता चली कि राव चुंडा को जब जानकारी मिली कि यार ये जो ना ये रिश्ता जो आपने भेजा है ये रिश्ता राणा लाखा जी ने कहा कि मेरे लिए आया है, ये कुंवर चुंडा इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा यार राव चुंडा ने सोचा कि यार राणा लाखा ऐसा कैसे कर सकता, मेरे से ज्यादा उम्र का आधा बुढ़ा, एक टांग कब्र में है उसकी, मेथी के लाडू खा खा के जी रहा है, दो इतना बड़े बड़े पुत्र हो गए, ऐसे कैसे कर सकता है। वो जवान बेटा है, जवान बेटे के लिए रिश्ता भेजा जा रहा है। उनका जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्याह मैं कर सी अब तो फिर बाद में रणमल को ये सारी बात का पता चला। रणमल पहुंच गए थे राणा लाखा के पास। उन्होंने कहा कि मेरी बहन से विवाह करना है तो एक शर्त। उन्होंने कहा बता क्या शर्त। उन्होंने कहा पहली शर्त ये होगी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी मेरी बहन और आपका जो भी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चिंटू होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। नहीं हो ही नहीं सकता, हमारा कुंवर चुंडा बेटा हुआ, जवान बेटा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर रिश्ता कैंसिल। अब राणा लाखा जी फिर टेंशन में। राणा लाखा जी ने कहा यार रिश्ता कैसे करे, हंसाबाई से ब्याह कैसे करे। जब कुंवर चुंडा को ये सारी बात पता चली तो कुंवर चुंडा ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी त्यागता हूं। अब ये बात सुनते ही रणमल को मजा आ गया। रणमल ने कहा कि कुंवर चुंडा तो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, हंसाबाई का ब्याह करा देंगे। लेकिन उन्होंने एक शर्त और रखी, कुंवर चुंडा ब्याह नहीं करेगा। अब उन्होंने कहा कि देखो भीष्म पितामह ने भी इस प्रकार की प्रतिज्ञा की, मैंने भी प्रतिज्ञा की। भीष्म पितामह ने मेवाड़ के लिए जो है इसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेवाड़ की आजीवन सेवा करूंगा, मैं भी ऐसी कर रहा हूं। भले आप मुझे मेवाड़ का भीष्म कहो। भीष्म पितामह उस टाइम थे, भीष्म पितामह त्रेता युग में थे, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा एक्स्ट्रा कर ली कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि मैं आजीवन ब्याह भी नहीं करूंगा। लेकिन ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। राव चुंडा ने कहा, कुंवर चुंडा ने कहा मैं ब्याह करूंगा और जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, जितने लुगाई रख सकता हूं उतनी रखूंगा, और जितना भारत में जनसंख्या में मेरा योगदान दे सकता हूं मैं दूंगा, और मेरे वंशज चुंडावत कहलाएंगे। तो कुंवर चुंडा ने ब्याह तो किया, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन मेवाड़ की सेवा करूंगा। इसलिए उनको कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। तो ये सारी बातें एक हंसाबाई प्रकरण है। इस हंसाबाई प्रकरण को आप समझना बेटा। हंसाबाई प्रकरण, इस प्रकरण को अपने पूरा बहुत अच्छे से समझना बेटा। हंसाबाई मारवाड़ शासक राव चुंडा की पुत्री थी। राव चुंडा की पुत्री थी। इनका रिश्ता मेवाड़ के कुंवर चुंडा के लिए आया। लेकिन रणमल के सहयोग से
रणमल के सहयोग से इसका विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर हुआ कि हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। कुंवर चुंडा ने आजीवन शासक न बनने की प्रतिज्ञा ली। आजीवन शासक न बनने की प्रतिज्ञा ली। कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भीष्म कहते हैं। चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाए। हंसाबाई व लाखा का पुत्र मोक्कल हुआ। अब बेटा अपन पढ़ेंगे मोक्कल से, और मोक्कल से जो पढ़ेंगे वो मोक्कल से पढ़ेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ने पढ़ा था एक तो लाखा के बारे में कंप्लीट, इसके अलावा हमीर के बारे में पढ़ा, इसके अलावा अपन ने खेता के बारे में पढ़ा। कल पढ़ेंगे मोक्कल के बारे में, और मोक्कल के बारे में पढ़ के फिर अपन शुरू करेंगे कुंभा के बारे में। और फिर मिलते हैं। चुंडा को मेवाड़ का राम भी कहते हैं। बिल्कुल चुंडा के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे। राम क्यों कहते हैं, क्या कारण है, चुंडा कब आएगा, कब सहयोग करेगा, रणमल क्या करेगा, रणमल मोक्कल को क्यों मारने का प्रयास करेगा, कुंभा को क्यों मारने का प्रयास करेगा। एक लंबी चौड़ी कहानी है, और लंबी चौड़ी कहानी के साथ अपन पढ़ेंगे, समझेंगे बेटा कल, यानी कि कल वाले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम साथियों।